बोले सर। शुरू कर दें? हाँ, शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, आज की परिस्थिति में हमें मनीष जी ने आदेशित किया है कि कोविड-19 के राजनीतिक, अर्थशास्त्र एवं मजदूर पर आपसे कुछ विचार शेयर किया जाए। इसके पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, आज प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में हमारे मुल्क की जो विद्वान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उनकी बातों का माननीय श्री अनुराग ठाकुर हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली में नारा दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। दो तीन बातों पर मैं केवल इशारा आपको कर दे रहा हूं। एक तो बार बार निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि कोविड-19 ने हम मुल्क को एक अवसर प्रदान किया है। हमारी समझ से और एक मार्क्सवादी संदर्भ में एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के संदर्भ में इस सरकार को ये अवसर मिला है कि जो इनकी लंबे समय से विचारधारा थी, पूंजीवादी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, महिला विरोधी, इस प्रकार की महामारी को एक अवसर के रूप में खास तौर से लैंड लिक्विडिटी, जो मोदी जी का भाषण में आया, लेबर लॉ रिफॉर्म और लेबर के संदर्भ में एक दमनकारी राज्य को स्थापित किया जाए। तो ये अवसर हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले से ये मेक इन इंडिया स्कीम चला रहे थे 14 से ही, तो एक आत्मनिर्भर भारत अभियान फिर इन्होंने कोविड के बाद शुरू किया। तो इस अवसर के शब्द को ठीक से समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर खास तौर से मैं गिन रहा था, इन्होंने करीब 40 बार ये उल्लेख किया कि मोदी सरकार, हम लोग जब लॉ का अध्ययन शुरू किए 1970 में, तो हम लोग संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन पढ़ते थे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम लोग इस भ्रम में जी रहे थे मोदी के आने के पहले कि ये सरकार भारत के लोगों की है, यहाँ की जनता और नागरिकों की है। लेकिन कोविड के इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये सरकार अब मोदी की सरकार हो गई। तीसरी बात, माइग्रेंट लेबरर के बारे में जो आज 3 स्टेप निर्मला जी ने अनाउंस किया, मैं उसकी कुछ फालतू बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा और 1 नेशन 1 राशन कार्ड होगा। यहाँ पर मार्क्स को मैं उद्धृत करना चाहूँगा। मार्क्स ने ये कहा कि पूंजीपति लेबर के रिप्रोडक्शन में भी रुचि रखता है, लिहाजा उसे एक सब्सिस्टेंस भोजन दे दो जिससे कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जिंदा रह सके। उसको एक फेयर या लिविंग वेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मुख्य विषय पर आया जाए
तो कोविड 19 के महामारी के आगमन के कुछ वर्षों पूर्व से ही एक वैश्विक संदर्भ पैदा किया जा रहा था। इसके लिए आपको मैं निवेदन करूंगा कि दो पुस्तकें आई, एक 1918 में, एक 2018 में और 2019 में। एक पुस्तक है जैसन स्टैनली की हाउ फासिज्म वर्क्स, फासीवाद कैसे काम करता है, द पॉलिटिक्स ऑफ अस एंड देम। भारत के संदर्भ में अगर आप देखिए तो अस माने हिंदू मेजॉरिटी और देम माने माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी लोग, बेरोजगार लोग, प्रवासी मजदूर, इन सब को आप जोड़कर देख सकते हैं। दूसरी किताब काफ़ी महत्वपूर्ण आई 2019 में, एसी तेमिल कुरान, एक ये टर्किश नावेलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। किताब का नाम है हाउ टू लूज ए कंट्री, द 7 स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप। भारत के संदर्भ में आप एक विस्मयकारी घटनाक्रम देखेंगे कि आज की सरकार आई तो प्रजातांत्रिक पद्धति से या बालिग मताधिकार के प्रजातांत्रिक पद्धति का उपयोग करके ये सरकार आई, लेकिन ये 7 स्टेप्स क्या हैं, ये 7 कदम क्या हैं? क्रिएट ए मूवमेंट, ये सरकार कहती है कि हम एक अभियान चला रहे हैं। मान लीजिए आत्मनिर्भरता का अभियान है, मान लीजिए राष्ट्रीय निर्माण का अभियान है, या श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, या एक राष्ट्र मजबूत बनाना है। दूसरा है डिसरप्ट रैशनल एंड टेरराइज लैंग्वेज, विवेक को भंग कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति लॉजिक के आधार पर, विवेक के आधार पर बात न करने पावे, अगर बात करे तो या तो आप उसे अर्बन नक्सल कह दीजिए, जिसमें शायद आज के इस वार्ता के बाद हम भी शामिल हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात है कि भाषा को इतनी आक्रामक और भ्रष्ट कर दीजिए कि जो शरीफ लोग हैं वो उस विमर्श से ही दूर भाग जाए। आप आजकल के टीवी के दंगल प्रोग्रामों को देखते होंगे, 3-4 लोग बैठ जाते हैं और उसमें एक टेररिस्ट, जिसकी लैंग्वेज टेररिस्ट है, वो बैठ जाता है, जिसको एंकर कहते हैं, और किस तरह की लैंग्वेज का निर्माण किया जाता है। रिमूव द सेम, इमोरलिटी इज हॉट इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। उत्तर सत्यवादी समाज में शर्म और नैतिकता को का विनाश कर दीजिए। अगर कोई गर्भवती औरत, माइग्रेंट वर्कर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ इस 40 डिग्री टेम्परेचर में 2 माह की बच्ची को लेकर जा रही है, तो अब इससे किसी को शर्म लाज नहीं है। सरकार के पास कोई नैतिकता अब बची नहीं है, उनके बारे में उसकी कोई चिंता नहीं है। चौथा स्टेप है डिसमेंटल जुडिशियल एंड पॉलिटिकल मैकेनिज्म। इसमें आप मीडिया को भी जोड़ सकते हैं, प्रोपेगेंडा को भी जोड़ सकते हैं। जुडिशियल मैकेनिज्म की हम चर्चा करना चाहेंगे कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अनुच्छेद 370 में जो कश्मीर के साथ किया गया, या अभी माइग्रेंट लेबर के बारे में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ ये दिखा दिया कि अब वो एक न्याय तंत्र का सर्वोच्च संस्था नहीं है, बल्कि एक वो रूलिंग पार्टी की आनुषांगिक संगठन है।
मैं बहुत अदब के साथ और सम्मान के साथ ये न्यायपालिका के प्रति कह रहा हूँ। और चाहे चुनाव आयोग हो या जितने पॉलिटिकल मैकेनिज्म थे, लोकपाल की संस्था का सवाल हो, सीबीआई का सवाल हो, सारी संस्थाओं को उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, डिसमेंटल कर दीजिए। पांचवा है डिजाइन योर ओन सिटीजन। आप अपने पक्षधर एक नागरिकों की जमात खड़ी करिए। टर्किश ऑथर ने इसको कहा है यूजफुल इडियट्स, उपयोगी मूर्ख नागरिकों की एक जमात तैयार कर दीजिए और लेट देम लाफ एट द हॉरर। अगर माइग्रेंट लेबर का कोई एक्सीडेंट हो जाए, उलट जाए, उसका अंग भंग हो जाए, सड़क पर करा रहा है, तो उस पर हंसिए और इस प्रकार एक अपना अलग देश तैयार करिए। एक आम गरीब, मजलूम, बेरोजगार, किसान, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का देश रहेगा और आप एक अपना अलग से देश बना रहे हैं और एक मिथिकल पास्ट में चले जाइए प्रोपेगेंडा के द्वारा। आप कहिए, आप जो है मिथ को इतिहास और बताइए और सुपरस्टिशन या अंधविश्वास को विज्ञान और बताइए। यह अभियान अमेरिका, ब्राजील, पोलैंड, रूस, हंगरी, टर्की और साथ साथ भारतवर्ष में भी चलाया गया। अभी 2 दिन पहले बराक हुसैन ओबामा ने इस सारी डिबेट को समराइज किया है कि 3 उद्देश्य आज के सत्ताधारियों का है। एक है स्वार्थ, कि ये केन प्रकारेण हमारी सत्ता कायम रहे। दूसरा है डिवीजन या विभाजन, अस एंड देम में, कि वो दूसरे हैं, वो हमारे शत्रु हैं। और तीसरा है एक शत्रु का सृजन करिए। तो पहले तो ये शत्रु कोविड के आने के बाद तबलीगी जमात था, अब ये शायद मजदूर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, आदिवासी हो जाएगा, माइग्रेंट लेबरर हो जाएगा। तो वास्तव में कोविड के आगमन ने पूंजीवाद के वास्तविक संकट को दिखाया है, लेकिन ये लोग उसको मानना नहीं चाह रहे हैं और ये एक एंटी ग्लोबलाइजेशन कैंपेन का भी शुरुआत हो सकता है। अब इसमें जो मोदी साहब ने नारा दिया परसों, वोकल अबाउट लोकल, तो अब इन्होंने एक नया शत्रु खड़ा किया, चाइना को। कल आपने नितिन गडकरी का बयान सुना होगा, एकदम इरेशनल बयान, एक मिथ उन्होंने खड़ा किया कि ये वायरस को लैब में पैदा किया है। तो पहले नारा था कोविड को हराना है, अब आत्मनिर्भरता का अभियान चलाकर अब चाइना को हराना है। तो अगर चाइना को हराना है तो आप लेबर की कंडीशंस ऐसी कर दीजिए डिक्टेटोरियल, जहां पर कोई वेलफेयर लेबर सिस्टम लॉ रही ना जाए और मिल मालिक या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आपके देश में आकर जमीन हड़प ले, सारे लेबर लॉ को खत्म कर दें, उनको आप अपने बैंकों से रुपया भी दीजिए। और इस काम को ये एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसमें मुख्य शक्ति राज्य सरकारों के पास होती। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती असंवैधानिक रूप से फेडरल स्ट्रक्चर को विनष्ट करते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उपयोग किया। अब ये जो लेबर लॉ को उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 3 साल के लिए स्थगित किया गया, जिसके लिए इन सरकारों ने मोदी सरकार से परमिशन मांगा है, इसका एक बड़ा ही लंबा इतिहास है। आप जानते होंगे 1886 में
शिकागो में किस तरह से आंदोलनकारी मजदूरों को यूनाइटेड स्टेट्स में गोलियों से भून दिया गया, मैं उसके पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात हमें आपके साथ शेयर करना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन में भारत के मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ था, और खास तौर से विश्व युद्ध के पश्चात जो मंदी आई, डिप्रेशन आया, उसमें बहुत तेजी से मजदूरों की छटनी प्रारंभ हो गई, उनका हायर एंड फायर सिस्टम लागू हो गया। इसलिए भारत में एक मजबूत ट्रेड यूनियन मूवमेंट का प्रारंभ हुआ। हमें याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120B जो षड्यंत्र का अपराध है, उसके अंतर्गत एक लेबर लीडर मद्रास के NH वाडिया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा नाराज हो गई, आंदोलन बहुत एग्रेसिव और वायलेंट हो गया। इससे मजबूर होकर बरतानवी हुकूमत को 1926 में ट्रेड यूनियंस एक्ट पारित करना पड़ा। 1929 में बरतानवी हुकूमत ने ही एक ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट भी पारित किया, जो फिर आज़ादी के बाद 1947 में उसका नाम हो गया औद्योगिक विवाद अधिनियम या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। उसके पहले वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1928, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट 1938, बहुत से कानून मजदूर आंदोलन और वैश्विक समाजवादी आंदोलन के मजबूत होने के कारण पूंजीवादी व्यवस्था ने भी एक ट्रैंक्विलाइजर के रूप में अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए और वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो लेसे फेरे की जगह आई, उसके अंतर्गत मजदूरों के पक्ष में बहुत से कानून बनने लगे, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो, चाहे मिनिमम वेजेज एक्ट हो, बहुत से फैक्ट्रीज एक्ट हो 1948 का, बहुत से अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों को पारित क्यों किया गया, अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कई पत्र लिखा ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयरमैन की हैसियत से, और पटल पर भी बहस में उन्होंने हिस्सा लिया। उनका ये कहना था कि एक संघर्ष चलेगा भविष्य में शक्ति और अधिकारों के बीच में। भारतीय संविधान में आपने कुछ मौलिक अधिकार तो दे दिया, लेकिन मजदूर का संघर्ष केवल राज्य सत्ता से नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो तो ज्यादातर प्राइवेट होगा, कॉरपोरेशंस होंगे, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होंगे, तो मजदूरों का संघर्ष उनसे होगा, और इस बार्गेनिंग पावर इसमें मजदूरों की बहुत कम होगी, और इन पूंजीपतियों की, एंटरप्रेन्योर की, एम्प्लॉयर्स की, नियोजकों की शक्ति बहुत ज्यादा होगी। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप हुआ श्रम कानूनों के संदर्भ में। अगर हम को अवसर कभी मिले तो हम श्रम कानूनों को ये कह सकते हैं कि भारत राज्य ने एक डिज्नीलैंड बना दिया है। अनगिनत श्रम कानूनों को पारित किया गया है। अगर आप उन कानूनों के उद्देश्यों के क्लास को पढ़ें तो आपको लगेगा कि भारत लेबर रिलेशन के संदर्भ में एक प्रकार का मजदूरों के लिए स्वर्ग है। यह एक मृग तृष्णा कानूनों के द्वारा पैदा की गई।
लेकिन अब जब हमको, अब शत्रु कौन हो गया हमारा इस समय, ये एक मिथ खड़ा किया जा रहा है भारत में कि हमको बाजार में अब किससे कॉम्पिटिटिव राइवलरी है हमारी, वो है चाइना। लिहाजा हम पीपीई किट से लेके, वेंटिलेटर से लेके, मास्क से लेके, जो पहले भी भारत में बन रहा था, लेकिन इस एक रेटॉरिक खड़ा करके हमको यह दिखाना है कि हम बिना लेबर लॉज को डिस्ट्रॉय किए, बिना मजदूरों के हक और हकूक को बर्बाद किए, हम उस प्रकार की औद्योगिक व्यवस्था नहीं कायम कर सकते जो घोर रूप से पूंजीवाद की समर्थक हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की समर्थक हो। आप अगर मोदी जी के परसों के भाषण या संबोधन को याद करें तो उन्होंने एक नारा दिया, वोकल अबाउट लोकल। लेकिन उन्होंने यह नारा नहीं दिया कि आप ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो जाइए। वो जनता को इस भ्रम में, जाल में डालना चाह रहे हैं कि अगर हम सारे श्रम कानूनों को समाप्त कर दें, हम जमीन किसानों के लेकर कॉरपोरेशंस को दे दें, माइनर्स को दे दें, खुदाई करने वालों को दे दें, खान के मालिकों को दे दें, तो हम इस वैश्विक पूंजीवादी स्पर्धा में हम एक बड़े प्लेयर बनकर उभरेंगे। इसलिए व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार की मोदी सरकार चल रही है और जिस प्रकार से चल रही है, मैं ये नहीं मान सकता कि एक नॉन पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी में इतनी हिम्मत है कि वो बिना नरेंद्र मोदी के इशारे के वह 38 में से 35 श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दे। यह संभव ही नहीं है। तो इस कोविड-19 के बाद वैश्विक पैमाने पर 4-5 विकल्प उभरेंगे। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक दादागिरी शायद डिस्ट्रॉय हो जाए या उसको गहरा धक्का लगेगा। और दूसरी बात कि चाहे पूरा यूरोप अपने विध्वंस हो जाने के भय से या अमेरिका अपने पिछड़ जाने के भय से जरूर चीन के विरोध एक नारा दे रहा है, लेकिन चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति आज वैश्विक स्थिति है, उसमें ऐसा नहीं है कि चीन के विरुद्ध ये लोग नारेबाजी करेंगे तो उसकी आर्थिक सुपर पावर की शक्ति समाप्त होने जा रही है आने वाले दिनों में। और भारत ये समझ रहा है कि चाइना से जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां भागेंगी कोविड-19 के डर से और चाइना की कुछ गलतियों के कारण या उसके षड्यंत्रकारी कदमों के कारण, तो वो सब दौड़ के सीधे भारत आएंगी। इनको पता नहीं है कि बांग्लादेश से लेकर, ताइवान से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर, मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर, ताइवान से लेकर, वहाँ पर आप जो मजदूर विरोधी व्यवस्था कायम करना चाह रहे हैं, चीन की व्यवस्था की तरह एक टोटली डिक्टेटोरियल एंटी लेबर पॉलिसीज को ले आकर, तो क्या एक भारत जैसे प्रजातंत्र में जहां भारत की स्वतंत्रता में ही खास तौर से INTUC या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो समीकरण स्वतंत्रता आंदोलन में चल रहा था,
और जिस प्रकार लड़ाई लड़कर मजदूरों ने ट्रेड यूनियन एक्ट से लेकर फैक्ट्रीज एक्ट तक सारे अधिकारों को प्राप्त किया, मेरा ऐसा विश्वास है कि यहाँ की जनता और मजदूर इस महामारी के समाप्त होने के बाद आसानी से आपकी इस मजदूर विरोधी और दमनकारी नीतियों और लॉ रिफॉर्म, लेबर लॉ रिफॉर्म के नाम पर, सुधार के नाम पर जो कल्याणकारी राज्य स्थापित किया था श्रम कानूनों के माध्यम से, उसके डिस्ट्रक्शन को और बर्बादी को आसानी से होने देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कॉमरेड्स हैं उनको अब मैदान में जाकर मजबूती से काम करना होगा। हमको शंका या आशंका ये है वर्तमान सरकार की सफलता के संदर्भ में कि यही हमारा प्रवासी मजदूर जो 40 डिग्री में सड़कों पर चलते हुए, गिरते हुए, मर जाते हुए भी छोटे छोटे बच्चों और स्त्रियों को लेकर अपने घर लौटेगा, तो वो गांव की चौपालों में क्या उसमें एक समाजवादी मजदूर की वर्ग चेतना वापस लौट आएगी, या वो फिर अपनी चौपालों में बैठकर जातीय महंतों के बीच में उसी जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति के भंवर जाल में फंस जाएगा। यहाँ पर हमारे कॉमरेड्स की बहुत बड़ी भूमिका है कि कोविड-19 के दौरान और उसको अवसर बताकर कोविड-19 के बाद जो एक दमनकारी अधिनायकवादी मजदूर विरोधी राज्य की स्थापना का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसको हमारे कॉमरेड्स जन अभियान के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से इन पलायन कर रहे मजदूरों के बीच में बैठकर, इसके कोविड तो एक वायरस के बीमारी है, लेकिन इस एक नया राजनीतिक गढ़ा जा रहा है जो पूर्णतया है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित और आदिवासी विरोधी है और माइनॉरिटी विरोधी है। इसके विरुद्ध कैसे एक जन आंदोलन की संकल्पना किया जाए, ये आने वाले दिनों में जो प्रबुद्ध लोग हैं, और अगर हम एंटोनियो ग्राम्ची के संदर्भ में बात करें तो जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कैसे इन कॉमरेड्स के साथ और माइग्रेंट लेबरर के साथ, किसानों के साथ एक मोर्चा बनाकर इस सरकार के दुष्कृतियों और षड्यंत्र पर प्रहार करके इनकी आशाओं को खंडित कर देगा। हमें उम्मीद है कि मैंने कुछ बहुत ही संक्षेप में समय का ध्यान रखते हुए मैंने अपना कुछ विचार आपके समक्ष रखा है, और मैं अपनी बात का अंत एक जर्मन प्रीस्ट जो शुरुआती दिनों में हिटलर का समर्थक था, उसका नाम है मार्टिन निमोलर, और जब हिटलर कम्युनिस्ट, फिर ट्रेड यूनियन लीडर्स और अंत में यहूदियों का पोग्राम या जेनोसाइड करने लगा और हॉलोकास्ट की तरफ बढ़ने लगा, तो वो प्रीस्ट हिटलर को समझने लगा
तो उसने एक छोटी सी कपलेट लिखा, एक छोटी सी कविता कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट्स एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट। तो हिटलर ने पहले साम्यवादियों का वध किया, या जिसको मोदी जी कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स को, अर्बन नक्सल्स, उनका वध किया और यातना दिया। फिर when they came for the trade unions, I did not speak because I was not a trade unionist। तो जब भारत में सरकार मजदूरों के वध पर तुली है, कोविड के सिचुएशन का लाभ उठाते हुए अवसर के रूप में, तो कुछ लोग इस हॉरर पर हंस रहे होंगे इस देश में, जिनको कि टर्किश लेखिका ने यूजफुल इडियट्स कहा है। हम किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहते, आप सभी कॉमरेड्स उन संगठनों को जानते हैं, उनके समर्थक इस समय ताली बजाकर हंस रहे होंगे। मैं एक घटना का उल्लेख आप लोगों से करना चाहता हूं। एक भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं कोई हंसराज विश्वकर्मा। तो अभी 10-12 दिन पहले मोदी जी ने टेलीफोनिक टॉक किया था बनारस में भाजपा के कार्यकर्ताओं से। तो ये हंसराज विश्वकर्मा भी भगवा वस्त्र, धोती, कुर्ता, पगड़ी बांधकर बैठे थे। तो मोदी जी ने पूछा कि विश्वकर्मा जी, बनारस में लोग क्या सोच रहे हैं? तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि सर, आपको तो बनारस के लोग अब भगवान मानते हैं। तो अब ये नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं रहा, उसे कोविड के घटनाक्रम के दौरान ईश्वरीय दर्जा दिया जा रहा है। तो अब आप ईश्वर से तो लड़ नहीं पाएंगे भारत में, क्योंकि यहाँ के नागरिकों को तो इस समय रामायण और महाभारत दिखाया जा रहा है। तो आप ईश्वर का तो नमन करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो कोविड के इस पूरी, फिर उन्होंने लास्ट लाइन लिखा है कि when they came for Jews, I did not speak because I was not a Jew। अंतिम पंक्ति है कि when they came for me and there was no one left to speak for me। तो आज सरकार इस कोविड के छद्मवेश में, इसका एक आवरण ओढ़कर, जिस एक प्रजातांत्रिक माध्यम से एक अधिनायकवादी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, गैर हिंदू, नॉमिनेशंस की विरोधी या डिजिग्नेशन की विरोधी, एनजीओज की विरोधी, अगर हम इसके बारे में सचेष्ट नहीं हुए और हमने खास तौर से जो विक्टिम्स हैं सरकार की नीतियों की, लॉकडाउन की अनियोजित घोषणा, इस दौरान भारत सरकार ने करीब 450 नोटिफिकेशन जारी किया। और फिर जब मजदूर ज्यादातर संक्रमित हो गए, चाहे धारावी हो, चाहे दिल्ली की मलिन बस्तियां हो, तो अब उनको आप गार्ड ऑफ हरी झंडी के सामने एक भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लेके खड़ा रहता है ट्रेनों को रवाना करने के पहले। तो आप अब उनको भेज रहे हैं गांव में। तो आप देश को आपने एक ऐसे विशेष सर्किल या चक्रव्यूह या क्वाइल में फंसा दिया कि अब आपको लोग जबरन भगवान माने, अब चाइना से लड़ने में आपकी मदद करें, सारे मजदूर विरोधी कानूनों का स्वागत करें, आपको ईश्वर का दर्जा दें।
तो इस षड्यंत्र को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा और इसके विरुद्ध एक जन आंदोलन की भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 का आगमन तो एक अंत का आरंभ है, एक प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के अंत का आरंभ है। अब ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि ये यंत्र इस सांप्रदायिक और दमनकारी सरकार को कोविड के बहाने मिल गया। हमको इस आवरण का हटाना पड़ेगा और सत्य को जनता के सामने, मजदूरों के सामने लाना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सभी कॉमरेड्स का अभिवादन करते हैं और आगे फिर जब कभी अवसर मिलेगा तो इस कोविड की परंपरा में और आगे कौन कौन दुष्चक्रों को रचा जाता है, गढ़ा जाता है, उसके बारे में हम लोग भविष्य में बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।